दोस्तों, अगर आप भी बीपीएससी 71st एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हैं तो सिर्फ किताब में डूबे रहने से नहीं होगा। इसमें आपको रिक्वायरमेंट है स्ट्रेटेजी की, डायरेक्शन की और प्रॉपर एग्जीक्यूशन की। बहुत से ऐसे बच्चे जिनको पूरा सिलेबस पता है लेकिन फिर भी उनका एग्जाम नहीं निकलता, क्योंकि वो लैग करते हैं। कहाँ लैग करते हैं? क्योंकि उन्हें ये नहीं पता कि किन सब्जेक्ट को कितना इंपॉर्टेंस देना है, कितना टाइम देना है, रिवीजन कैसे इफेक्टिवली करना है, पीवाईक्यूज को कैसे एनालाइज करना है और स्ट्रेटेजी के वो फेजेस होते हैं जिनकी डिमांड को फुलफिल करना रहता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन से सब्जेक्ट को कितना इंपॉर्टेंस, कितना टाइम देना है, पीवाईक्यूज को आप कैसे अपना सीक्रेट वेपन बना सकते हो, कौन से ऐसे रिसोर्सेस आपको प्रीफर करने जो आपके लिए गेम चेंजर प्रूवन हो सकता है, और स्ट्रेटेजी के वो 3 फेजेस जो आपके प्रिपरेशन को स्मार्ट, इफेक्टिव और टारगेट ओरिएंटेड बनाएगा। तो ये समझिए, अभी आपके पास 84 डे से प्रिपरेशन के 3 महीने से भी कम का समय है। ठीक है, तो अब आपको पूरा का पूरा इसमें अपना जोर लगाना है एडी चोटी का, कि आपको कुछ भी करके ये एग्जाम क्वालिफाई करना है। 30 अगस्त का टाइम है और कोई ये उम्मीद नहीं लगाएगा कि इलेक्शन आ रहा है कि क्या आ रहा है तो फिर एग्जाम पोस्टपोन हो जाएगा। बिल्कुल नहीं, आपको पूरा शिद्दत से इतना प्रिपरेशन करने की इन केस अगर पोस्टपोन होता भी है तो फिर आप उसमें 2 से 3 रिवीजन अच्छे से कर सकें। सबसे पहले ये जानिए कि 150 क्वेश्चन रहेगा, 120 मिनट मतलब 2 घंटे और एक पेपर। इसका मतलब कि इसमें आपको एक्यूरेसी अच्छी चाहिए रहेगी। 150 क्वेश्चन है, 120 मिनट है, 1 मिनट से भी कम का समय रहेगा। और मेन चीज 2 से 3 बार आपको पेपर सॉल्व करना रहता है। ऐसा नहीं कि आप एक ही बार गो थ्रू कर रहे हो तो फिर एक ही बार में हो जाएगा, ऐसा नहीं, आपको 2 से 3 बार गो थ्रू करना रहेगा। वो कैसे, मैं आपको आगे बता दूंगा। ये जानिए कि सिलेबस आपका 4 मुद्दों पे बटा हुआ है। सबसे पहला है स्टैटिक, मतलब इसमें पूरा सब्जेक्ट का बात होगा, सारे विषय रहेंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस हो गया। तो ये सब चीजें स्टैटिक्स, और इसमें कौन सा ज्यादा वेटेज है ये सब मैं भी आपको बताऊंगा। फिर आता है आपका बिहार स्पेशल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें पूरा बिहार से रिलेटेड कंसेप्ट रहेगा कि बिहार का इतिहास क्या है, बिहार का ज्योग्राफी क्या है, बिहार में कौन सी नई डेवलपमेंट हो रही है, इनिशिएटिव क्या लिए जा रहे हैं, तो ये बिहार स्पेशल आ जाएगा। फिर है आपका मैथ्स एंड रीजनिंग। सीसेट तो नहीं होता इसमें, लेकिन 10 से 12 क्वेश्चन लगभग इसमें मैथ्स और रीजनिंग से आपके उठ के आते हैं। अगर आप पीवाईक्यू सॉल्व करोगे पिछले 5 से 10 साल का भी, अगर आप पैटर्न पकड़ लिए और उस हिसाब से प्रिपरेशन करके चले गए तो फिर ये आपके लिए हुक पॉइंट बन सकता है। ठीक है, जहां से आप अपने अच्छे खासे मार्क्स ग्रैब कर सकते हो। फिर आता है आपका करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स इसमें पिछले 1 साल का आएगा, तो फिर ये 1 साल का आपको पूरा प्रिपेयर करके चलना पड़ेगा। और ये मिसलेनियस, ये बच्चा टॉपिक है। मिसलेनियस कैसा कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की क्या रिपोर्ट है, सेंसस का क्या, जो 2011 में सेंसस आया था उसका क्या रिपोर्ट है, अभी जैसे कि इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट निकला, तो ये सब चीजें मतलब रिपोर्ट, इनिशिएटिव, इंडाइसेस क्या है, मिलिट्री एक्सरसाइज, तो ये सब मिसलेनियस में आ जाएगा। ठीक है, अब आप बात करते हैं कि हाई वेटेज सब्जेक्ट के बारे में, कि कौन से सब्जेक्ट को आपको ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है। तो सबसे पहले बात शुरू होती है साइंस से। साइंस में कुल मिला के लगभग लगभग 30 सवाल बन के आते हैं आपके। और इसमें भी आप कैसे प्रिपेयर करोगे, पहले आप बायोलॉजी पे ज्यादा फोकस करोगे, फिर फिजिक्स पे और फिर केमिस्ट्री पे। बायोलॉजी पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन बन के आते हैं 30 में से। ठीक है, वहीं पे फिर बाद में करंट अफेयर्स की बात करूं तो 20 से 25 क्वेश्चन करंट अफेयर्स पे बन के आ रहे हैं, और ये 1 साल का रहता है करंट अफेयर्स। अभी रिसोर्सेस क्या लेने मैं आपको बताऊंगा, पहले आप पैटर्न समझिए पेपर का। बिहार स्पेशल आपको पढ़ के जाना है कि बिहार में कौन से नए इनिशिएटिव हो रहे हैं, सीएम ने क्या इनिशिएटिव लिया, या फिर यूनियन गवर्नमेंट की तरफ से क्या इनिशिएटिव है, हर एक चीज की हिस्ट्री, ज्योग्राफी क्या है इसकी, तो ये सब बिहार स्पेशल में आ जाएगा। हिस्ट्री, और हिस्ट्री में भी आप क्या पढ़ के जाओगे, तो इसमें मॉडर्न हिस्ट्री। और मॉडर्न हिस्ट्री को आप बिहार स्पेशल से कैसे कनेक्ट करोगे, कि जैसे आईएनसी सेशन हुआ था, अभी इसके ऊपर एक क्वेश्चन बन गया था आर एन मुडोलकर के ऊपर, कि बिहार में कौन सा सेशन हुआ था, गया सेशन का प्रेसिडेंट कौन था, कौन से ईयर में हुआ था। तो फिर इसी तरीके से आपको कनेक्ट करना है। और मॉडर्न हिस्ट्री के बाद में आपको प्रेफरेंस देना है तो एंशिएंट के बाद, एंशिएंट पे देना है। ठीक है, अगर फिर इसके बाद भी समय बचता है तो फिर आपको उतरना है तो मिडिवल पे। लेकिन बिहार स्पेशल में आपको मॉडर्न, मिडिवल और एंशिएंट तीनों पढ़ के ही जाना है, क्योंकि तीनों से ज्यादा आता है। और सेम वही पैटर्न रहेगा कि मॉडर्न पे आप ज्यादा फोकस देंगे। ठीक है, फिर बात करता हूं मैं अगर ज्योग्राफी की, तो फिर इंडियन ज्योग्राफी से अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा जाएगा। और अगेन फिर से वही बात कि आपको ज्योग्राफी को बिहार से लिंक करना है। ठीक है, ये हो गया। अब आप इसमें रिसोर्सेस क्या लेंगे, सबसे पहली बात कि आपको रिसोर्सेस बहुत मिनिमाइज करके रखना है। ज्यादा रिसोर्सेस पे यहाँ वहां डालेंगे तो वही बात हो जाएगी, 2-4 नाव में एक साथ पैर डालने पर नैया भी डूबती है, आप भी डूबोगे। एटम पर बात मत करो। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि स्टैटिक्स के लिए आप घटना चक्र प्रेफर करो। घटना चक्र पूरा पीवाईक्यू का कंपाइलेशन है, उसमें अलग अलग एग्जाम के पूछे गए। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ बीपीएससी का ही पढ़ोगे, मतलब उसमें टॉपिक वाइज हर एक चीज का कंपाइलेशन है और साथ में इंफॉर्मेशन अटैच है। ठीक है, तो आप इसके अलग अलग सब्जेक्ट आते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सब के अलग अलग, आप उसको उठाइए और गो थ्रू करना चालू करिए। ठीक है, बहुत इफेक्टिव है। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है या फिर आप पढ़े भी हो तो यह घटना चक्र आपके लिए मस्ट है। दूसरी बात मैं कर रहा हूं करंट अफेयर्स और मिसेलिनियस के लिए। ठीक है, तो घटनासार मैगजीन और एडुटेरिया, एडुटेरिया की एक मैगजीन आती है,
बहुत अच्छी रहती है। और घटनासार ये अर्धवार्षिकी, ये तो हिंदी मीडियम में आती है, हिंदी मीडियम में आती है। अब इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे पूछेंगे हमारे लिए क्या, भैया देखो हिंदी मीडियम है, इसको आप डिकोड करिए, ठीक है, गूगल लेंस का उपयोग करो या फिर फोटो खींच के जैसे तैसे आप इसको डिकोड करो, चाहिए तो नोट्स बना लो, लेकिन ये आप घटनासार मैगजीन करके जाओ, इसका अनदर ऑप्शन नहीं है आपके पास। एडुटेरिया पढ़ लो, ठीक है। अगर इसका अनदर ऑप्शन पे जाओगे तो आपके लिए बहुत लेंथी प्रोसीजर हो जाएगा कि आप किसी कोचिंग का मटेरियल प्रीफर करो, ये सब करो, तो वो दिक्कत हो जाएगा आपके लिए। लेकिन घटनासार यूपी प्लस बिहार दोनों के लिए स्पेसिफिक एक अच्छा खासा जाना माना गया। अब मैं बिहार स्पेशल की बात करता हूँ तो इम्तियाज अहमद की एक बुक आती है। इम्तियाज अहमद की बुक में इन्होंने भी पीवाईक्यू का कंपाइलेशन करके रखा, और घटना चक्र का भी बिहार स्पेसिफिक एक बुक रिलीज करता है। तो फिर उसमें कैसा है कि जितने भी क्वेश्चन अब तक पूछे गए उसी के बेसिस पे सारा कंपाइलेशन है, और उसी को चीज को एक इंफॉर्मेशन के तौर पे भी दिया गया। तो ये घटना चक्र और इम्तियाज अहमद का, और साथ में एडुटेरिया अपनी एक मैगजीन निकालता है बिहार स्पेशल के लिए, या फिर बुक निकालता है, आप उसको प्रेफर कर सकते हो, ठीक है। और पीवाईक्यूज तो आप बोलोगे सर इसको तो सॉल्व करना चाहिए, नहीं, पीवाईक्यू सॉल्व नहीं, पीवाईक्यू आपका एक सोर्स है, आप इसको रिसोर्स जैसा लो, क्योंकि पीवाईक्यू से आपको पता चलेगा कि क्या ट्रेंड है, क्या पैटर्न है, कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और बिहार की एक खासियत है कि आप पिछले 10 से 12 साल का क्वेश्चन आप पढ़ के जा रहे हो तो कुछ नहीं तो 20 से 25 क्वेश्चन रिपीट होंगे, ये मेरी मान के लो आप, 20 से 25 क्वेश्चन। अब रिपीट होने का मतलब ये नहीं है कि क्वेश्चन एज इट इज उठ के आ गया, कभी कभी उठ के आते भी हैं, लेकिन उसके जो ऑप्शन है, अभी जैसे कि ये क्वेश्चन है और उसका ए बी सी डी 4 ऑप्शन है, तो फिर अगर इस बार इसका ऑप्शन ए आंसर था तो फिर हो सकता है ऑप्शन सी के ऊपर अगली बार क्वेश्चन बन के आ जाए, या फिर ऑप्शन बी के ऊपर अगली बार क्वेश्चन बन के आ जाए। तो फिर आपको ये चीज ध्यान में रखनी है, आप उसके ऑप्शंस को भी एनालाइज करोगे, इसमें टाइम लगेगा नहीं लगेगा, क्योंकि इसका एक टाइम मैनेजमेंट है। अब स्ट्रेटेजी आप कभी भी बनाते हो तो फिर उसके फेजेस रहते हैं, आप उसके फेज को कैसे फुलफिल करते हो। अगर आप उसके फेजेस को फुलफिल नहीं कर रहे हो, इसका मतलब आपका लूप होल बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो आपको अपना फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना रहेगा। इसको आप 84 डेज है, अगर आप 80 दिन भी मान के चल रहे हो तो फिर पहले के 30 दिन आपको अपना फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है। आप इस पे किस पे प्रेफरेंस लोगे, स्टैटिक सब्जेक्ट पे, ठीक है। सबसे पहले आपको साइंस पे उतर जाना है, या फिर आपका जो भी स्ट्रेंथनिंग सब्जेक्ट है आप उस पे उतर जाओ, ठीक है। मैंने आपको भी मार्क्स का प्रेफरेंस बता दिया कि कौन से मार्क्स के कैसे आते हैं, ठीक है, आप उस पे जा सकते हो। या फिर हमारा खुद का एक इनिशिएटिव जिसमें हम डेली टारगेट देते हैं बच्चों को, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल पे। डेली टारगेट लो, अगर आप डेली टारगेट के साथ साथ अपना रिविजन और करंट अफेयर्स अपना करते जा रहे हो तो आप प्रिपरेशन के अपने बहुत अच्छे सीमा पे हो, ठीक है। अब आपको पहले फेज में क्या करना है कि आपको सारे स्टैटिक सब्जेक्ट पढ़ना चालू कर देने, और पहले 30 दिन में एक रीडिंग पहले 30 दिन में आपको सारे सब्जेक्ट खत्म करना है। साथ ही में आपको करंट अफेयर्स लेकर के चलना है। घटनासार अपना अर्धवार्षिकी निकाल चुका है, ठीक है, मतलब उसमें 6 महीने का करंट अफेयर्स है। आप 6 महीने के अभी पढ़ लो, और फिर जब रिलीज होगा एग्जाम के 1-1.5 महीने पहले आएगा तो 6 महीने आप तब पढ़ लेना, ठीक है। तो करंट अफेयर्स का आप घटनासार से कवर कर दे, और इसको कंसिस्टेंटली करते रहना है, आपको बीच में गैप नहीं बनाना है, ठीक है। फिर आता है पीवाईक्यू का एनालिसिस। अब इसको 3 टाइम्स इन अ वीक, मतलब अल्टरनेट डेज पे आपको करना है, बीच में एक संडे या फिर सैटरडे का आप गैप दे सकते हो ताकि आप उस पर रिवीजन कर सको, ठीक है। अब ये आपको पीवाईक्यू एनालिसिस करना कैसे, मैंने अभी आपको बताया कि क्वेश्चन है तो उसके 4 ऑप्शन है। अब उसके 4 ऑप्शन पे आपको एनालाइज करना है कि ये ऑप्शन का पूरा इंपॉर्टेंस क्या है, इसका डेटा क्या है, इसका इंफॉर्मेशन क्या है, हमको ये क्यों पढ़ना चाहिए। तो फिर ये एनालिसिस से ही आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन कैसे बन के आएगा। और साथ में आप जब पेपर सॉल्व करोगे तो उसमें से आपके क्वेश्चन कुछ राइट होंगे, कुछ रॉन्ग होंगे। वो रॉन्ग क्यों हो रहा है, आपने तुक्का कैसे मारा है, वो हर एक चीज आप उसको एक टेबल के फॉर्मेट में आप उसको प्रिपेयर करते चलोगे, ठीक है। अब फेज 2 की बात करूं तो ये 31 से 55 डेज, मतलब जो आपका 31वां से 55 दिन है उसके ऊपर है, मतलब 25 दिन के ऊपर। इसमें आप अपने लूप होल्स फिक्स करोगे। अब आपने एक रीडिंग कर लिया, आपको एक फाउंडेशन आपका बिल्डअप हो गया, अब आपको उसके ऊपर का इमारत बनाना है। तो आप इसमें दूसरा से तीसरा रीडिंग खत्म करोगे ये 25 दिन के अंदर। अगर आप जब 1 महीने में स्टैटिक अपना मजबूत कर ले रहे हो तो फिर ये आपके लिए इजी हो जाएगा 25 दिन। और करंट अफेयर्स को आप ज्यादा फोकस करोगे, और पीवाईक्यूज एनालिसिस इसमें आपका 4 टाइम बढ़ जाएगा। कम से कम आपको 4 बार करना है पीवाईक्यू, क्यों, क्योंकि आप यहाँ पे 3 बार करते आ रहे हो, ठीक है। 3 4 12, आप 12 बार तो पीवाईक्यू एनालाइज कर चुके हो, तो फिर आपके लिए यहाँ पे ये और आसान हो जाएगा, ठीक है। तो आपको पीवाईक्यू एनालाइज करना है, और सेम उसी तरह जैसे मैंने बताया कि रॉन्ग क्या है, राइट क्या है, कैसे वो रॉन्ग को आप राइट कर सकते हो, ये सब चीज का, ठीक है। फिर फेज 3 की बात करूं तो इसमें आपको रिदम अपना एक फ्लो बनाना है, स्मूथ फ्लो बनाना है, इसमें आपका एक्यूरेसी मजबूत होगा। अब ये आपका आखिरी दिन है, मतलब 56 से 80 डेज प्रिपरेशन का आखिरी दिन है। चौथे से 5वां रीडिंग आपको यहाँ पे कर लेना है। अब सोचो 3 महीने में अगर आप 5 रीडिंग कर ले रहे हो तो फिर आपका बहुत अच्छा फ्लो बन जाएगा।
ठीक है, आपको करंट अफेयर्स कंसिस्टेंटली करते रहना है, ठीक है। और ये जो आप टेस्ट दोगे यहाँ पे, ये एग्जाम टाइम के तौर पे टेस्ट होगा, कि जैसे अगर 9:30 से 11:30 पेपर हो रहा है तो फिर आप उसी 2 घंटे में दोगे, ठीक है। तो फिर आपका जो भी टेस्ट का ड्यूरेशन टाइम है आप उसी टाइम पे पेपर दो, और एक्यूरेसी इसमें ढूंढो, कि जैसे कि अगर 150 क्वेश्चन है तो फिर उस 150 क्वेश्चन में से आप कोशिश करो अपना बेस्ट देने की, कि आपका नेगेटिव मार्क्स भी जो है तो वो एक अपना फुलफिल कर ले। अगर आप इसमें मेरे से पूछोगे कि एक सेफर मार्क्स क्या है, कि जिससे मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ सकता है कि हाँ इस बार मेरा हो ही जाएगा, तो फिर वो है 100+। हाँ भाई, 150 में से 100+, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन आते हैं ये अक्सर फैक्चुअल रहते हैं, या तो आर या तो पार। और यूपी और बिहार के बच्चों पे तो मैं इतना दावा ठोक सकता हूँ कि ये जो बच्चे रहते हैं इनकी क्षमता बहुत अच्छी होती है, इनकी शैली बहुत अच्छी होती है याद करने की, ठीक है। तो फिर आपको इसमें फाइट करना पड़ेगा। अब प्रिपरेशन साइकिल आपका दिखा कैसे जाना चाहिए, कि मतलब आपको पता कैसे चलेगा कि आप प्रिपरेशन साइकिल में सही जा रहे हो या गलत जा रहे हो। तो उसका है PRP स्ट्रेटेजी, प्रैक्टिस, रिविजन, PYQ। सबसे पहले आपको प्रैक्टिस करना है, पढ़ रहे हो आप उसको प्रैक्टिस करो, फिर आप उसको रिवीजन करो। आप उसको जब रिवाइज करोगे तो फिर वो चीज आपका मजबूत हो जाएगा, फिर उसको PYQ से कनेक्ट करो, PYQs को आप रिजॉल्व करो, फिर PYQs को प्रैक्टिस करो, और फिर रिवीजन करो। ये साइकिल आपका बनते जाना चाहिए, कि आप प्रैक्टिस करो, फिर उसको रिवाइज करो, फिर PYQ जा रहा है, और आप फिर PYQ को प्रैक्टिस करो। तो ये लूप जब साइकिल बनते जाएगा तो इससे आपका फाउंडेशन तो ठीक है, लेकिन आपके अंदर कॉन्फिडेंस अलग बिल्डअप होगा, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप रिवीजन एफिशिएंटली करोगे कैसे, कि मतलब रिवीजन तो एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है, लेकिन आप इसको कैसे कर सकते हो। सबसे पहले एक स्ट्रेटेजी है, 1 टॉपिक 1 डे रूल, ठीक है। 1 मिनट, ये पेपर रहेगा, हाँ, 1 पेपर 1 डे रूल। अभी इसको आप 2 चीज कर सकते हो, कि इनकेस आपने पूरे दिन में क्या पढ़ा, जैसे कि आपने कुछ हिस्ट्री में, मॉडर्न हिस्ट्री में 1857 का रिवॉल्ट पढ़ा, तो फिर आप घर पे जब जाओगे बुक बंद कर देना है, और बुक बंद करने के बाद आप ब्लैंक पेपर पे लिखना चालू कर दो कि आपको क्या याद है, कि वहां पे क्या रिवोल्ट हुआ था, कहां से किसने हिस्सा लिया था, किसका क्या पार्टिसिपेशन का, किसका क्या रोल था। आप ये सब चीज उसमें लिखना चालू कर दोगे, एक ये दायरा है। और दूसरा तरीका ये है कि आप एक पेपर पे एक टॉपिक लिखोगे, ठीक है, एक पेपर पे एक टॉपिक लिखोगे। जैसे कि साइंस का अगर मैं बोल रहा हूं तो फिर जैसे कि ह्यूमन एनाटॉमी, तो फिर ह्यूमन एनाटॉमी में आप सब लिख दोगे कि स्केलेटन का क्या है, रिबकेज का क्या है, ऐसे सारे ग्लैंड्स कैसे वर्क करते हैं, विटामिन न्यूट्रिशन क्या है। तो फिर ये आपका हो जाएगा। और दूसरी बात, पीयर लर्निंग, ये एक बहुत अच्छा एडवांटेज है। अगर आपके कोई दोस्त जो आपके साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं, ध्यान रहे ग्रुप सर्कल ज्यादा बड़ा होगा तो फिर उसमें फिर मस्ती होगी, यहाँ वहां की बातें होगी, तो उस चीज को आपको इग्नोर करना है। आपको क्या अपना सर्कल छोटा रखना है, और इसी छोटे सर्कल में आपको डिस्कशन करना है। आप एक दूसरे से सवाल पूछो कि भाई बताओ इसमें क्या था, इस इनिशिएटिव सेंट्रल स्पॉन्सर है कि सेंट्रल सेक्टर है, गवर्नमेंट ने इसमें क्या निकाला है, बिहार का बजट का क्या है, यूनियन बजट क्या है। तो इससे क्या होगा कि आप बोलते हो, सुनते हो, तो फिर इसमें नॉलेज और इन्फॉर्मेशन शेयर होता है और आपके सेंस एक्टिव हो जाते हैं, ठीक है। तो फिर आपको ये पीयर लर्निंग करना है। दूसरा, एक्टिव रिकॉल मेथड। अगर आप ये नहीं कर पा रहे हो कि एक पेपर पे एक टॉपिक रूल, ये नहीं कर पा रहे हो, तो फिर आप जब आप लेटोगे तो फिर आंख बंद करना है, फिर आप पूरा दिन में सोचोगे कि आपने क्या क्या पढ़ा, उसमें क्या क्या एक्टिविटीज हुई थी, क्या क्या इंसिडेंट हुआ था उसमें, इसके क्या क्या फंक्शन होते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपका कॉग्निटिव स्किल, आपका जो दिमाग का जो क्षमता है ये बढ़ेगा, ठीक है। तो आपको इसके लिए एक्टिव रिकॉल मेथड लेना है। अब रिविजन की नीड क्या है, रिवीजन का क्या जरूरत है, मतलब रिवीजन को हम इतना फोकस क्यों कर रहे हैं। सबसे पहले ये आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा। आप एक ही चीज बार बार पढ़ रहे हो, आपके दिमाग में बैठ गई है वही चीज, ठीक है। तो अगर आपसे कोई उसके बारे में पूछ भी लेता तो फिर आपको पता है कि आपको ये सब बोलना है, आपको ये सब पता है। अगर पेपर में आ गया तो फट से आप सॉल्व कर लोगे। दूसरी बात, ये आपको एक्यूरेसी प्रोवाइड करेगा। कई सारे ऐसी चीज होते हैं पेपर में कि आप 25 से 30 क्वेश्चन ही ऐसे रहते हैं जो डायरेक्टली सॉल्व करते हो आप, या फिर 30 से 35 क्वेश्चन जो आप डायरेक्टली सॉल्व करते हो। उसके बाद के जो क्वेश्चन रहते हैं उसमें आपको दिमाग लड़ाना पड़ता है, क्योंकि हर एक चीज ब्रेन अपना याद नहीं रख सकता। तो इसके लिए कभी कभी ये चीज भी है जो आप लिंक करके दूसरा पेपर, दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तीसरी बात, सेव टाइम। कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे ये क्वेश्चन है, ए बी सी डी 4 ऑप्शन है, ठीक है। अब आपने ऑप्शन ए एलिमिनेट कर दिया, ऑप्शन डी एलिमिनेट कर दिया, लेकिन आपको नहीं पता कि ऑप्शन बी और ऑप्शन सी में से कौन सा है। ये कंफ्यूजन होगा, और यही कंफ्यूजन होगा तो फिर आपका टाइम तो भैया लग जाएगा फिर उसका लगता, ठीक है। तो फिर ये आपका टाइम सेव करता है। और आपको रिवीजन कैसे करना है, सबसे पहले आपका जैसे 7 दिन है, मंडे से लेकर के संडे तक, ठीक है, मंडे से लेकर संडे तक, तो फिर ये सैटरडे मान लो। तो आप मंडे से सैटरडे क्या करोगे कि आप दिन का जितना पढ़ रहे हो उसको आप रात में रिवाइज करोगे।
रात में या फिर अगले दिन जब सुबह उठ रहे हैं, ये दो टाइम में आपको रिवीजन करना है, ठीक है। इसके बीच का टाइम में आपको सिर्फ नई चीज पढ़नी है। जब आप सुबह उठोगे या फिर रात में जब सोने जाओगे तो उसके पहले आपको क्या करना है, रिवाइज करना है कि आपने दिन में या फिर पिछले बीते दिन में क्या पढ़ा। ये सिर्फ एक दिन का करना है, ठीक है। और हफ्ते में एक दिन आप ऐसा रखोगे जिसमें आप पीवाईक्यू नहीं दे रहे हो, ठीक है, कुछ नहीं कर रहे हो, वो पूरा दिन आपका रिवीजन पे जाएगा, वो पूरा दिन आपका रिवीजन पे जाएगा। तो इससे क्या होगा, इससे आपका एफिशिएंसी बढ़ेगा और कॉन्फिडेंस अलग बूस्ट होगा, ठीक है। अब इसमें डूज एंड डोंट्स क्या है कि मतलब आपको कौन सी चीज करनी है और कौन सी चीज नहीं करनी है, अवॉइड करनी है, ठीक है। सबसे पहले एक एग्जाम एक स्ट्रेटेजी, भाई मतलब 3 महीने हैं, आप इसमें पूरा एफर्ट्स डालोगे अपना तो सब कुछ संभव है, कुछ चीज असंभव नहीं है, ठीक है। एक एग्जाम एक स्ट्रेटेजी रखोगे, ऐसा नहीं कि भाई ये हो गया अब मैं कल से उठूंगा, कल से पूरा अपना फोकस करूंगा और एकदम बढ़िया एग्जाम निकाल दूंगा, तो वो सब नहीं करना। जो स्ट्रेटेजी है, अगर मेरी स्ट्रेटेजी सही नहीं लग रही तो आप खुद के लिए बनाओ, खुद के लिए बनाओ, लेकिन उससे स्टिक रहो आप, ठीक है। तो 1 एग्जाम 1 स्ट्रेटेजी पे आप रहोगे। अवॉइड बल्क नोट्स मेकिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे चालू कर दिए रहेंगे कि भाई घटना चक्र का ये बना ले रहे नोट्स, वो घटना सार का वो नोट्स बना ले रहे, नहीं, आपको नोट्स बस उसी का बनाना है जो पॉइंट आपको याद करने में डिफिकल्ट हो रहा हो, और वो छोटा मतलब क्रिस्प नोट्स बनाना है। सब कुछ याद रखो, सब अगर जो चीज याद है आपको ऑलरेडी तो फिर उसके लिए मोटा बुक क्या बनाना, फिर बाद में आपको वो पढ़ने में भी आलस आएगा, ठीक है। तो फिर इसके लिए आपको क्रिस्प नोट्स बनाना है। अपने रिसोर्सेज को मिनिमाइज करना है। हिस्ट्री के लिए या फिर पॉलिटी के लिए अभी एनसीईआरटी, लक्ष्मीकांत, डीडी बासु, स्पेक्ट्रम, फिर बिपिन चंद्र, 4 जगह दौड़ने की जरूरत नहीं है भाई। मैं स्टिल बता रहा हूँ कि अगर आप घटना चक्र अच्छे से कर रहे हो, पीवाईक्यू एनालाइज कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग वर्क कर रहे हो, तब भी आपका रिसोर्सेज बहुत अच्छा है। करंट अफेयर्स के लिए आपको ना तो अभी इस समय विजन का पूरा अक्टूबर से लेकर के अभी तक पूरा पढ़ने की जरूरत है, आप कवर नहीं कर पाओगे, तो वो उड़ता तीर लेने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। ये मिनिमाइज करो रिसोर्सेज को, और जितना कम हो सके उतने कम रिसोर्सेज पे इफेक्टिव करो, मतलब कॉम्प्रोमाइज भी ना हो क्वालिटी से और क्वांटिटी भी कम रहे, ठीक है। और ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, टिकट बुकिंग ऑन टाइम। बहुत बार मैंने देखा बच्चे लटकते फटकते जाते, फाइन भरते, तो वैसा मत करो। अगर 2 महीने पहले टिकट बुकिंग चालू हो जाती है, कहीं बीच की जगह ले लो यार, पटना वटना ऐसी कोई जगह पे ले लो, या फिर मधुबनी हो गया, ऐसे कोई नॉर्थ साउथ ऐसे कोई एक कोर एरिया पे ले लो जहां पे सेंटर आने के चांसेस रहते हैं, तो फिर आप क्या वहां से लोकल ट्रांसपोर्ट भी लेकर के जा सकते हो, ठीक है। फोकस ऑन स्ट्रॉन्ग प्लस वीक सब्जेक्ट रैशनली, जैसे कि अगर आपका साइंस स्ट्रॉन्ग है या फिर मान लो हिस्ट्री स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि आप हिस्ट्री एकदम लास्ट में पढ़ोगे या फिर हिस्ट्री ही सबसे पहले पढ़ोगे। और जैसे कि अगर साइंस आपका वीक है तो इसका मतलब ये नहीं साइंस आप पहले पढ़ रहे हो या लास्ट में पढ़ रहे हो। दोनों को बैलेंस करके चलो, 60-40 के रेशियो में दे दो या फिर 70-30 के रेशियो में उसको टाइम दो, ठीक है। तो अगर ऐसा लेकर के चलोगे तो फिर आप मतलब रैशनली भैया कि आप अपनी बुद्धि लड़ाओ और कोई चीज मिस ना करो, हर एक चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। तो आज के इस सेशन में इतना है, और साथ ही साथ अगर आपको ऐसा लग रहा है कि स्ट्रेटेजी में दिक्कत हो रही है तो हम आपको डेली टारगेट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। डेली टारगेट में कि आपको कितना करना है, कितने हद तक करना है और कौन सी चीजें करनी है, ये रोज डेटा प्रोवाइड किया जाता है हमारे टेलीग्राम चैनल पे। उसका लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दे रहा हूँ अभी अपने कमेंट सेक्शन में, आप वहां से उसको एक्सेस करो। बहुत सारे इनिशिएटिव ऐसे हैं जिसको आप देख मतलब बताया जाए तो फिर करंट अफेयर का एमसीक्यू डेली उसमें प्रोवाइड किया जा रहा है, तो मतलब ऐसे इनिशिएटिव जिसमें आपका अच्छा खासा हला भला हो सकता है, ठीक है। बाकी आपकी इच्छा। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो इसको लाइक करो दोस्तों, शेयर करो उन दोस्तों के बीच में जिनको आप बढ़ते हुए देखना चाहते हो, और सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को, ठीक है। जय हिंद दोस्तों, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।